आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं साहिल खान जुर्म की दुनिया में फिर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करता हूं। ये कहानी है केरला प्रदेश के एक शहर तिरुवनंतपुरम के एक इलाके नत्थमकुट की। ये कहानी है एक एमबीबीएस डॉक्टर केडल जेंसन की, जिसकी एज मात्र 30 साल थी, जो ऑस्ट्रेलिया से एमबीबीएस कर आया था। डॉक्टर केडल जेंसन जब अपने सीनियर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, एक डेड बॉडी को लेकर जब एक रिसर्च चल रहा था कि इन डेड बॉडी के पार्ट किस किस तरह से कैसे होते हैं, उस टाइम पर उसके दिमाग में एक बात चल रही होती है। वो अपने सीनियर से कहता है कि ये जो डेड बॉडी है कितनी शांत है और कितने आराम से लेटी है, इसमें से जो आत्मा निकली होगी वो किस तरह की दिखती है। और फिर आत्मा निकलने के बाद भी बॉडी इतनी उसको लग नहीं रहा कि इसके अंदर से आत्मा निकली है, तो ये आत्मा निकल कर जाती कहाँ है। तो उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता था, यही सवाल कि वो डेड बॉडी में से आत्मा निकल कर जाती कहाँ है। उसके बाद जब एमबीबीएस की प्रैक्टिस पूरी हो जाती है तो वो अपने घर आता है। रिटर्न घर पर आने के बाद तब भी उसके दिमाग में सिर्फ यही बातें चल रही होती हैं। वो इस पर रिसर्च करना चाहता है कि आत्मा आखिर शरीर से निकलकर जाती कहाँ है, और अगर वो जाती है तो वो दिखती कैसी है। तो उसके परिवार में उसके 4 मेंबर थे उसके घर के अंदर। उसके परिवार में 4 लोग रहा करते थे उसके साथ। उसके पिताजी थे, रिटायर प्रोफेसर थे, उनका नाम था ए राजा थमकम। फिर उसकी माँ थी, उसकी माँ का नाम था जीन पद्मा। उसकी एक बहन थी जो कि वो भी एमबीबीएस करके उससे 1 साल पहले ही आई थी। वो उसी यूनिवर्सिटी से, ऑस्ट्रेलिया से एमबीबीएस कर आई थी। उसका नाम था कैरोलिन। और उसके साथ साथ एक बूढ़ी औरत जो उनकी दूर की रिश्तेदार थी, वो भी वहाँ रहा करती थी। उसकी उम्र लगभग कोई 70 साल के आसपास थी। केडल जेंसन जो था, उसकी जो एज थी वो मात्र 30 साल थी, और 30 साल की एज में वो डॉक्टर बनकर अपने घर आ चुका था। लेकिन उसको कोई बीमारी थी, जो बीमारी के कारण उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चलती रहती थी कि जो उसे करना है वो बस उसको करना है। उसी पर वो एक ही चीज़ पर वो रिसर्च करता रहता था बार बार। तो उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि शरीर से आत्मा निकलकर कहाँ जाती है, वो कैसी दिखती है। इस चीज़ को लेकर वो घर में बड़ा शांत रहता था और किसी से बातचीत नहीं करता था। एक दिन वो अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या तुम्हें मालूम है कि ये आत्मा जो शरीर से निकल कर जाती है, मैं देखना चाहता हूँ वो किस तरह से शरीर से निकलती है, और वो निकलने के बाद वो आत्मा दिखती कैसी है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, इसको कोई नहीं जान पाया, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, उसके अलावा कोई बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट आज तक नहीं जान पाया ये आत्मा किस तरह से शरीर से निकलती है और उसका होता क्या है। तो वो कहता है, माँ, मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और मैं जान कर रहूँगा कि ये आत्मा शरीर से निकलती कैसे है। और मैंने जितने दिन भी वहाँ पढ़ाई की, उस पढ़ाई के दौरान भी मैंने इस पर रिसर्च किया, और मैं अभी भी उसी पर रिसर्च कर रहा हूँ। उसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं। फिर 2 दिन बाद फिर वो अपनी माँ को अपने रूम में, ऊपर रूम में उसकी माँ होती है, अपनी माँ के पास जाता है और जाकर कहता है, माँ, आज मैं पता करके रहूँगा कि ये आत्मा शरीर से निकलकर आखिर जाती कहाँ है और होता क्या है इसका। तो वो अलमारी में जाता है, अलमारी में से एक धारदार हथियार निकालता है और अपनी माँ के सीने पे तान देता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 वार करता है। माँ चीखती है, चिल्लाती है, कहती है, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो। कहता है, नहीं माँ, आपको मारना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, मैं देखना चाहता हूँ कि आत्मा आपके अंदर से कैसे निकलेगी। मुझे ये देखना है, हर हालत में देखना है मुझे कि ये आत्मा आपके अंदर से कैसे निकलेगी। आज मैं ये जानकर रहूँगा, मैं बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ। तो उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो वो जो बूढ़ी औरत होती है उसको वो आवाज़ सुनाई देती है, और आवाज़ सुनते के साथ ही वो भी ऊपर चली जाती है। वो कहती है, बेटा ये क्या कर रहे हो, ये क्यों मार रहे हो अपनी माँ को। वो कहता है, नहीं, तुम चुप हो जाओ, मैं देखना चाहता हूँ, तुम शांत रहो, मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें से आत्मा कैसे निकलेगी, और तुम मुझे बिल्कुल, और तुम भी मेरे साथ साथ देखो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो वो टिकटिकी लगाकर दोनों देखते रहते हैं। तो 10 से 15 मिनट के बाद जब कोई हलचल नहीं होती है, कोई उसको आत्मा निकलती हुई नहीं दिखती है, तो वो उस बुढ़िया से कहता है, शायद जिस टाइम मैंने पीछे मुड़कर देखा था तुम आई थी, तो हो सकता है उस टाइम वो आत्मा निकल गई हो। अब तुम्हें भी मरना होगा और मैं तुम्हारी देखूंगा कि तुम्हारी आत्मा किस तरह से निकलती है। वो भी चीखती है, लेकिन वो उसको भी उसी खंजर से धार धार कर देता है जैसे उसने अपनी माँ को मारा था, उस बुढ़िया को भी मार देता है। 2 घंटे तक उन दोनों को वो टिकटिकी लगाकर, 2 से ढाई घंटे तक टिकटिकी लगाकर देखता रहता है कि अभी इनमें से कोई आत्मा निकलेगी या नहीं निकलेगी, या कोई हलचल हुई या नहीं। तो ना कोई हलचल होती है, ना कुछ निकलता है। 2 से ढाई घंटे हो जाते हैं। तभी नीचे से उसके पिताजी आ जाते हैं, जो रिटायर प्रोफेसर थे, जिनका नाम था ए राजा थमकम। उसके पिताजी कहते हैं, बेटे ये तुमने क्या कर दिया, तुमने इन दोनों का मर्डर कर दिया। वो कहता है, पिताजी मुझे मेरा काम करने दो, मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें से आत्मा कैसे निकलेगी। उसके पिताजी जैसे ही उसको पकड़ने के लिए आते हैं तो उसी खंजर से थार थार कर देता है उसका सीना भी। उन्हीं दोनों की तरह अपने पिताजी को भी मार देता है। फिर उन्हें भी
देखता रहता है। तो कुछ ही देर बाद उसकी जो बहन थी कैरोलिन, वो वहां पहुंच जाती है, तो अपनी बहन को भी उसी तरह से मार देता है, जैसे अपनी माँ को मारा था, जैसे उस बुढ़िया को मारा था, जैसे अपने पिताजी को मारा था, ऐसे ही वो अपनी बहन को भी मार देता है। और मारने के बाद वो नीचे जाता है, खाना वाना खाता है, खाना बनाता है, नहा धो के फ्रेश होके फिर वो वहीं ऊपर रूम में चला जाता है और उन्हें देखता रहता है टिकटिकी लगाकर कि अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक दिन बीत जाता है, दूसरा दिन बीत जाता है, तीसरे दिन 9 अप्रैल 2017 की बात है, वो देखता है कि वो लाशों का हुआ क्या। तो वो 3 दिन के बाद वो लाशें थोड़ी सी अकड़ जाती हैं, तो वो अपनी कुल्हाड़ी निकालता है, कुल्हाड़ी से उनके टुकड़े करता है, लाशों के टुकड़े करके अलग अलग रख देता है, उसमें पेट्रोल डालता है और पेट्रोल डालने के बाद उसमें आग लगा देता है और आग लगाकर चला जाता है वहाँ से। वो सोचता है मैं आग लगाऊंगा, जब तक मैं आऊँगा ये ख़त्म हो चुका होगा सारा कुछ और मुझ पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं आएगा, और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब जुर्म चाहे कितना भी छुपाया जाए लेकिन वो छुप नहीं सकता। वो वहाँ से चला जाता है, मोहल्ले वाले देखते हैं कि धुआं निकल रहा है, उसके साथ बदबू भी आ रही है, और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वहाँ पहुँचती है 5 ग्रेड की गाड़ी के साथ और वहाँ आग बुझाते हैं, आग बुझाने की कोशिश की जाती है। आग बुझाने के बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं कि 4 लाशें पड़ी हैं और उनके टुकड़े हुए पड़े हैं, अलग अलग टुकड़े। जब वो उन टुकड़ों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद वो देखते हैं कि 4 लाशें पड़ी हैं, जिसके अंदर 3 महिलाओं की और एक पुरुष की लाश मिलती है। वहाँ पर सारे टुकड़ों को वो एक जगह करते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं। वहाँ पर जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसमें 4 लाशें वो किस किस की थी। उसमें से एक लाश थी उसके पिताजी की, जो कि एक रिटायर प्रोफेसर थे। दूसरी लाश थी उसकी माँ पद्मा की, जो कि 58 साल के आसपास थी। तीसरी लाश थी उस बुढ़िया की जिसकी उम्र लगभग 70 साल थी, और चौथी लाश थी उसकी बहन की। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इनका एक बेटा और है जो ऑस्ट्रेलिया से MBBS कर आया है। उस बेटे का नाम है कैडल जेनसन, जिसकी एज जो है लगभग 30 साल थी। पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और आसपास के सारे कैमरे खंगालने लगती है और उसके घर के सारे नंबर सर्वलांग में डालकर, और पता चलता है 2 दिन बाद, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के 48 घंटे बाद, वो जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर कैडल जेनसन, जिसकी एज 30 ईयर्स होती है, पुलिस उसको ढूंढ लेती है और ढूंढकर उससे पूछताछ स्टार्ट करती है। जब वो पुलिस उससे पूछताछ कर रही होती है तो बड़ा ही अजीब पुलिस को एक उसका रवैया लगता है, क्योंकि वो हर सवाल का जवाब पुलिस को जो है बहुत हंस के दे रहा था। तो पुलिस यहाँ पर शक के दायरे में ले लेती है, कहती है कि इसी ने लगता है कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इसके घर में हादसा हुआ है। इतने बड़े हादसे के बाद तो अच्छे से अच्छे इंसान के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, और ये एक ऐसा इंसान है जो हंस हंस के बात कर रहा है। ज़्यादा पूछताछ के बाद जब पुलिस सख्ती करती है तो वो बताता है कि मैं ये देखना चाहता था कि आत्मा शरीर में से किस तरह से निकलती है और वो निकलकर कहाँ जाती है। अब मैंने तो सिर्फ अपनी माँ को मारा था, लेकिन एक के बाद एक आते चले गए और मेरे काम में बाधा डालते चले गए, और मैं एक के बाद एक करके उनको मारता चला गया। जब मैंने उन चारों को मार दिया तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तो मैंने उनको 2 दिन 3 दिन उनको वहां रखा। उसके बाद मैंने उनके अलग अलग टुकड़े किए। टुकड़े करके मैंने सोचा इसमें आग लगा दूंगा, अगर मैं आग लगाऊंगा तो कोई पहचान नहीं पाएगा, और जब मैं 2 से 3 दिन बाद रिटर्न आऊंगा तो पता लगेगा कि घर में आग लगी है। शायद इस वजह से सब उसमें झुलस गए, और हो सकता है पुलिस ये सोचे कि उसमें 4 नहीं 5 लाशें थी। ये सुनकर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करने के बाद वो अभी जेल में है और अभी उस पर केस चल रहा है। उसके जेल जाने के बाद उसके वकील ने पक्ष रखा कि ये दिमागी रूप से जो है बीमार है, और पुलिस की जांच के बाद पता चलता है कि वो 30 मार्च 2017 को ऑनलाइन कुल्हाड़ी मंगाता है और उसी दिन वो पेट्रोल का इंतज़ाम भी करता है। तो उसकी प्लानिंग जो है वो 30 तारीख से थी, और उसने जो है इसको अंजाम जो घटना को दिया वो 6 तारीख को दिया, और 9 तारीख को उसने वहाँ उन लाशों को जलाया था, और 11 अप्रैल को लगभग पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। ये बातें सब जब कोर्ट में आई तो कोर्ट में ये मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था कि ये दिमागी रूप से बीमार है, और अभी उस पर केस चल रहा है। आपको पता है कि हमारे देश में जब कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो 10-10 साल उनके केसों में निकल जाते हैं। सज़ा की तो बहुत दूर की बात है, उसे कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। तो मैं आपको ये बता दूं, उस लड़के को जो बीमारी थी उस बीमारी का नाम था सीजोफ्रेनिया नाम की ये जो बीमारी है ये इतनी खतरनाक होती है कि ये अगर किसी को हो जाए तो वो एक ही चीज़ को करने की जिद पकड़ लेता है। उसको लगता है कि ये काम मुझे करना ही है, हर हालत में करना है, चाहे उसमें कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे उसमें किसी की जान क्यों ना चली जाए, उसको वो काम करना ही पड़ेगा। उस बीमारी का उसका इलाज चल रहा था। ये बात उसके पेरेंट्स को भी मालूम थी, और इसी बीमारी के चलते हुए उसने अपने घर के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखें। मिलते हैं कल रात 10 बजे फिर एक नई कहानी के साथ जुर्म की दुनिया में। जय हिंद।